आज हमारे साथ दीपित गर्ग है, जो नवंबर 2022 में AIR 15 रैंक्स लेके आए हैं एंड SFM में 91 मार्क्स। और इतना ही नहीं, इनका 6 पेपर में एग्जाम्शन है। तो आज हम लोग जानते हैं कि दीपित ने कैसे पढ़ा और क्या उन्होंने किस तरीके से अपने स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया, ताकि उन्होंने ये जो इतना बड़ा सा अचीवमेंट है उन्होंने इनको पाया है। तो सबसे पहले हम दीपित को स्वागत करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन थैंक यू दीपित। सर। ठीक है। थैंक्स अ लॉट सर। तो क्या आपने पहले सोचा था कि रैंक आ सकती है? नहीं सर, मतलब तैयारी तो मैंने सीए क्लियर करने के लिए की थी। ओके। एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं था कि रैंक भी आ सकता है, एंड दैट टू 15th रैंक। दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, तो आपका फाउंडेशन एंड इंटर में भी रैंक थी? नहीं सर, फाउंडेशन में रैंक था मेरा AIR 39। ओके। इंटरमीडिएट में मेरा कोई रैंक नहीं था, और सीधा फिर फाइनल में आया है। तो फाउंडेशन में रैंक है तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आ ही जाता है कि नहीं हम ला सकते हैं शायद, है ना? नहीं सर, मतलब फाइनल का मतलब इतना इमेजिन नहीं था मुझे। इंटरमीडिएट में नहीं आया था मेरा रैंक, तो हम्म। मुझे था कि मतलब फाइनल में इंटर से ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आ सकेंगे मेरे। ओके। क्योंकि ओके। फाइनल जैसा हम देखते भी हैं कि सिलेबस इतना वास्ट है, फाउंडेशन और फाइनल को कंपैरिजन तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हम। वो तो बिल्कुल सही बात हाँ जी है ना? सर। तो कितने आवर्स पढ़ लिया करते थे आप? सर आर्ट्स मेरा मतलब ऐसे मिनिमम मिनिमम मेरा टारगेट रहता था 10 आवर्स का। ओके। तो 10 आवर्स, 10 to 12 आवर्स मेरा टारगेट रहता था। ओके। और जिस दिन नहीं अचीव होता था तो अगले दिन मेरा वो थोड़ा वो एक्सटेंड हो जाता था, ज़्यादा हो जाता था। तो ये जो टारगेट आप 10 आवर्स जो पढ़ने की आपने अगर सोचा, तो क्या ये स्टार्टिंग से? नो सर, स्टार्टिंग से नहीं। जो भी मेरा सेल्फ स्टडी का पीरियड था, जो हाँ भी हाँ। मुझे लीव्स मिली थी, हम्म। उसमें स्टार्टिंग से एंड तक मेरा सेम ही पैटर्न रहा है। ओके। ओके। हाँ। तो लीव कितने दिन का मिला आपका इसमें? लीव से मेरी सेल्फ स्टडी स्टार्ट हुई थी 17th ऑफ मई से। तो मोटा मोटा मुझे लगता है 5.5 मंथ्स मैंने सेल्फ स्टडी किया। 5.5 मंथ सेल्फ यस सर। स्टडी। आपने सारे क्लासेस ली है? यस सर, सारे क्लासेस मैंने लिए हैं। सेल्फ स्टडी मैंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं किया। ओके। तो कब तक आपने, क्या ये पहले टारगेट किया था कि मुझे 6 मंथ पहले सारे पेपर कंप्लीट यस कर सर। लेनी है? यस सर, ये टारगेट मतलब प्लानिंग मेरी शुरू से ही चलती थी। जैसे हम्म। सी इंटरमीडिएट जब मैंने क्लियर किया, तो आर्टिकलशिप के दौरान, आर्टिकलशिप जब ज्वाइनिंग हुई, तो हम्म। बीच में कोरोना आ गया था। तो मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट तभी ले लिया था SFM का, कोरोना के बीच में ही। ओके। क्योंकि वो फ्री टाइम था, तो मुझे ऐसा था कि एक सब्जेक्ट तो हमारा कंप्लीट हो ही जाए। ओके। तो SFM मैंने अप्रैल 2020 में ले लिया था। तो उसके बाद मैंने मतलब अपनी प्लानिंग के हिसाब से मेरा टारगेट यही था कि अप्रैल मई के बीच बीच तक मेरे 8 सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, ताकि मेरे सेल्फ स्टडी के लिए मुझे सफिशिएंट टाइम पीरियड मिल जाए। ओके। तो एक बार में आप कितने क्लासेस लिया करते थे जैसे? एक बार में मैंने एक ही क्लास ली है। ओके। हाँ जी। आपने जो क्लासेस प्लान किया, तो क्या आपको कैसे लगा कि अब ये एक एक पेपर करके मुझे 8 पेपर, 8 पेपर की क्लासेस सारे कंप्लीट हो जाएंगे? क्योंकि आज के देखते डेट पे मैं देखता हूँ मोर देन 40% स्टूडेंट जो होते हैं, हाँ वन जी ईयर के वैलिडिटी में भी वो क्लास नहीं देख पाते और फिर एक्सटेंड कराते हैं। तो ये कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन किया आपने घर पे बैठ के? सर, वही है ना कि सीए में मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगती है कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। तो वो कंसिस्टेंसी अगर आपने मेंटेन कर ली, तो 8 क्लासेस क्या मतलब हो जाती है, आराम से मैनेज हो जाती हैं। जैसे आर्टिकलशिप के बाद मैं एक क्लास ही लगाता था मैं भी रात को। एक से ज़्यादा अगर लग जाती है तो वो तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो मतलब एक क्लास तो मेरी लगती ही लगती थी, और सैटरडे संडे को मतलब सैटरडे संडे दोनों दिन मिला के वो मेरी 3 क्लासें लग जाती थी। ओके। ऐसे ओके। कंप्लीशन हो जाती है, मतलब मेरे ख्याल से तो मतलब मेरी होगी तो हो जाएंगी। तो जैसे आपने सबसे पहला क्लासेस जैसे फैमिली, यस सर। नॉर्मली जो स्टूडेंट का फीडबैक रहता है जो मैंने देखा है, स्टार्टिंग में तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाता है, यस सर। फिर उसके बाद वो रिवीजन नहीं करते हैं, और फिर बाद में आके एग्जामिनेशन से पहले वो बोलेंगे कि सर स्टार्टिंग में तो लगता था कि इससे आसान तो कोई पेपर है नहीं, यस। बट रिवीजन ना करने की वजह से वो कुछ अब लग रहा है कि सब नया क्लियर नया ऑफ हो है। तो गया। आपने रिवीजन कैसे प्लान किया? रिवीजन के लिए क्या आपने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया था, सर, जो जो क्लासेस पहले ले ली उनके लिए? एसएफएम के लिए मैं बताता हम्म। हूँ एक बार। एसएफएम का क्या था, अप्रैल 2020 में मेरी क्लासेस हो गई थी इसकी, हम्म। मतलब अप्रैल से लेके अगस्त तक मेरी एसएफएम की क्लासेस हो गई थी। फर्स्ट क्लास मेरी एसएफएम ही थी, अप्रैल से अगस्त। अप्रैल 20 से लेके सुनेंगे अगस्त तक। ध्यान से, जो जो एक्सटेंशन लेते हो ना आप लोग, वो लोग थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि वैसे ही रैंक ला नहीं लाया जा सकता, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है। तो ये चीज़ आप देखिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त, यानी कि यस सर। मोटा मोटा कह सकते हैं 4 मंथ हाँ जी, में हाँ, आपने 4 मंथ्स कंप्लीट में। कर लिया। हाँ जी। बिल्कुल। आपने नॉर्मल बैच लिया था? हाँ जी, हाँ, थ्री रेगुलर हंड्रेड बैच। रेगुलर वाले? हाँ जी, हाँ, रेगुलर ओके। बैच। ओके।
तो रेगुलर बैच जब मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने भी ट्राई किया, मतलब रिवीजन का, जैसे सर भी कहते हो, आप भी कहते होते हो कि रिवीजन करते रहा करो, जैसे बिल्कुल। मेट्रो में जाते आते कि 4x जो रिवीजन लेक्चर्स हैं वो सुनते रहा करो। तो रिवीजन का ट्राई किया मैंने, 4x कंप्लीट होता था, 4x के आगे नहीं जा पाता था कभी भी। ओके। तो 4x की मैंने 2-3 बार आपकी रिवीजन लेक्चर भी देखे, उसकी मैंने क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व किए। ओके। एग्जैक्ट मेरी रिवीजन हुई है सेल्फ स्टडी के टाइम पे ही, ग्रेट। जो मैंने मई में स्टार्ट की है। एसएफएम की रिवीजन मैंने मई में स्टार्ट की है। उसमें मैंने आपके नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं उठाया, ओके। नोट्स रीड किए हैं। मतलब फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू योर नोट्स आर दी बेस्ट। चल मतलब थैंक यू। उसमें इतनी अच्छी क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है, इतनी लेमन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, टेक्निकल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। मतलब मेरे लिए भी ऐसे ही था कि मैंने 2 साल बाद ही एसएफएम उठाया था तब भी। ओके। तो और मतलब मुझे यानी अच्छे कि से बीच में समझ आ गया रिवीजन था। नहीं किया था। रिवीजन नहीं किया था, मेरा भी अनफॉर्चुनेटली। नहीं हो पाया रिवीजन, मैंने ओके। काफ़ी बार ट्राई किया था। लेकिन फिर भी फोर 91 एक्स आ गए, कोई हाँ, बात नहीं, बहुत 4x बढ़िया। के बाद नहीं हो, 4x के आगे नहीं बढ़ पाई मेरी रिवीजन पहले। तो फर्स्ट रिवीजन के टाइम मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे एसएफएम के, हम्म। जो आपने करवाए हैं या फिर जो होमवर्क वाले 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसमें सब क्या, आपने खुद से हाथ हाँ से जी, सॉल्व हाँ, करके खुद देखे, से हाथ से ग्रेट। सॉल्व किया वो। उसमें फर्स्ट रिवीजन में मैंने काफ़ी टाइम दिए, हर सब्जेक्ट को काफ़ी टाइम दिए, क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट करना था सब कुछ। हम्म। तो फर्स्ट डिवीज़न में मैं क्या करता था, जिस भी पेज पे जो भी क्वेश्चन है, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता था सेकंड हम्म। रिवीजन के लिए, कि हम्म। मुझे कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा और क्वेश्चन सेकंड रिवीजन में मुझे कौन सा ट्राई करना है वहाँ पे। ओके। क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी होते थे जिन पे टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम्म। तो जब सेकंड रिवीजन किया, सेकंड रिवीजन में मैंने हाफ टाइम रखा था एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट रिवीजन। ओके। तो सेकंड रिवीजन में मैं जो क्वेश्चन सेकंड रिवीजन में फर्स्ट टाइम सॉल्व हो रहा है मुझे, जो ऊपर लिखे हुए थे क्वेश्चंस, ग्रेट। वो मैं क्रॉस करता गया। बिल्कुल। और थर्ड रिवीजन के लिए अलग से मैंने वहीं पे अलग पेन से वहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए। यानी कि आपने जो जो लगा कि डिफिकल्ट है उसको टिपिकल, हाँ जी। 3 बार भी आपने 3 बार, रिवाइज हाँ, किया, 3 बार तो जिसको हुआ लगा सर। कि जरूरत नहीं उसको एक बार में ही आपने हाँ जी, क्रॉस हाँ। कर दिया। यस सर। ग्रेट। तो थर्ड रिवीजन के टाइम भी मैंने थर्ड रिवीजन में जो भी क्वेश्चंस थे, वो सारे सॉल्व किए, और जो सेकंड रिवीजन के टाइम मैंने क्रॉस किए थे, उनको देख लिया एक बार, ओके। गो थ्रू कर लिया। और जो 1.5 दिन था मेरा एग्ज़ाम के पहले, वो तो जो भी थर्ड रिवीजन में मैंने टिक मार्क किए थे, वो गो थ्रू कर लिए। यानी कि एग्जाम से पहले एक दिन जो आपने रिवीजन हाँ किया वो जी। सारे उन क्वेश्चंस को जो आपको लगा कि हाँ जी थर्ड सर। रिवीजन में हमें जो थोड़ा सा यस सर, जो डिफिकल्ट है, टॉपिकल जिसमें थे। यूनिक पॉइंट है, वो सब देखा। यस सर। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं ये मेथड को लेके, कि आईसीआई जिस मेथड से हमें सॉल्व करते हैं हमें भी उसी मेथड से सॉल्व करना है, उसी फॉर्मेट में यानी कि प्रेजेंटेशन की बात होती है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, खास करके जब इंस्टीट्यूट बच्चों को मार्क्स जब नहीं मिलते स्टूडेंट को, हुँ। तो उस चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज रहता है। तो क्या आपने स्टडी मैट या जो भी सजेस्टेड है वो सब तो रेफर किए होंगे बाद में? सर बात नहीं, मैंने कुछ भी नहीं, आईसीए का मटेरियल मैंने कुछ भी नहीं रेफ़र किया। जब जैसे होता है ना कि आपके मटेरियल में सब कुछ ही था मतलब, तो मैंने जब आरटीपी, एमटीबी भी उठाई, तो क्वेश्चन सारे रिपीटिशन थे उसमें। क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन हैं, सारे उसमें तो रिपीट कोई थे। डाउट हाँ नहीं, एक जी। भी क्वेश्चन नहीं हाँ मिलेंगे। जी, हाँ। लेकिन होता क्या है कि जैसे अब जैसे मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, हाँ जी। हम लोग कोवेरिएंस निकालते हैं, हुँ। 9 कॉलम यूज करते हाँ हैं। जी। अब इंस्टीट्यूट जो है ना, कभी कभी वो अलग फॉर्मेट में यूज कर देते हैं, जैसे हम पीवी निकालते हैं, हाँ हम जी। सीधा क्या करते हैं, पीवी के अंदर सीधा पीवी फैक्टर से नीचे मल्टीप्लाई करके टेबुलर फॉर्मेट में ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, तो हम वो काम नहीं करते हैं। हाँ जी। तो कुछ लोगों का ये मानना है, आजकल होते हैं कुछ स्टूडेंट, कि सर हम ये टेबुलर फॉर्मेट में नहीं देते तो मार्क्स नहीं, ऐसा लगता है आपको? और आपने क्या इस तरीके नहीं, से? सर मैंने जो भी मतलब क्लासेस में किया है, वो ही मैंने दिमाग में रखा, वो ही मैंने तो प्रेज़ेंट किया है पेपर इसका में। मतलब ये तो क्लियर है कि हाँ, फॉर्मेट से तो सिर्फ देखो आज तक। फॉर्मेट तो अगर याद करने रखूँ तो मुझे क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल। नहीं याद रखना पड़ेगा फिर। बिल्कुल। ओके। अच्छा, आप अब दूसरे पेपर की अगर बात करें, हाँ जी। चलिए एसएफएम के अलावा अगर बात करें, जैसे एफआर हो गई, या फिर आपका एससीएमपी जो आपका न्यूमेरिकल पेपर है खास करके, उसमें आपका किस तरीके का स्ट्रैटेजी रहा? क्योंकि आपने एआईआर 15 लाए हैं, तो वो सारे बैलेंस स्टडी है, और ये मैंने देख रहे थे आपके जब मार्कशीट में देख रहा हूँ, आपका एक 91, एसएफएम 91, आपका इकोनॉमिक लॉज जो है का 90, फिर एफआर में है आपका 82, है ना? यानी कि लग रहा है कि इंस्टीट्यूट को आपने पहले से जानते थे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ये 90, 90, 83 ये मायने रखता है यस ना? सर। जैसे आपका ऑडिटिंग में भी जो है, ऑडिटिंग में भी आपका है 55, 55। है ना? तो सारे किस तरीके से आपने एग्जाम से पहले जो हुँ। आपने रिवीजन किया होगा, तो उस टाइम किस तरीके से प्लान किए थे? जैसे नॉर्मली कुछ स्टूडेंट को मैं देखता हूँ, हाँ और जी। कुछ टीचर्स वगैरह भी आजकल यूट्यूब पे बताते रहते हैं कि आप 5 डेज ये लेग पेपर ले लीजिए, 10 डेज ये पेपर ले लीजिए, हुँ। जो कि मैं बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता, हाँ जी। मुझे नहीं लगता वो ठीक स्ट्रैटेजी है।
तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा? एक दिन में एक पेपर पढ़ना या किस तरीके से आपने शेड्यूल आपने प्लान किया था, एक बार वो भी बताइए? जैसे मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मेरा पैटर्न रहेगा 64, 32 और 16। मतलब पहले 64 डेज़ में मुझे 8 सब्जेक्ट्स की फर्स्ट रिवीजन करनी है। 64, हाँ जी। ग्रेट। नेक्स्ट 32 डेज़ में सेकंड 32 रिवीजन करनी डेज है। सेकेंड नेक्स्ट रिवीजन। 16 डेज़ में थर्ड रिवीजन करनी है। ओके। तो मेरा जो फर्स्ट रिवीजन था वो तो 64 डेज़ में कंप्लीट हो गया था। तो कैसे कैसे आपने मैंने वन डे में हाँ कितने जी। पेपर पढ़ा मैं करते थे? 16 डेज़ का टारगेट रखता था 2 पेपर्स के लिए। 2 ओके। पेपर्स रोज़ उठाता था। एक दिन में दो हाँ पेपर। जी, हाँ। मतलब ओके। ऐसे जैसे डीटी के साथ मैंने ऑडिट रखा हुआ था। ओके। डीटी के साथ मैंने लॉ रखा हुआ था अच्छा। और एसएफएम के साथ मैंने आईडीटी रखा हुआ था। ओके, एक न्यूमेरिकल और हाँ एक जी, आपने। एक थ्योरेटिकल। ओके। और कोस्टिंग के साथ मेरा इकोनॉमिक लॉ था, वो टफ और डिफिकल्ट और ईज़ी वाला। ओके। और जो 2 रह गए एफआर और ऑडिट, वो न्यूमेरिकल और एफआर एंड थ्योरेटिकल। ऑडिट। तो इसका मतलब आपका 4 डेज में एक राउंड में हाँ जी। 8 पेपर का रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि वन डे टू नहीं पेपर्स सर, आ गए। मैं मतलब 16 डेज़ मेरे 2 ही सब्जेक्ट्स चलते थे। ओके, 16 डेज तक हाँ। ओनली टू। हाँ जी। तो बाकी सब 6 को आप छोड़ देते हैं हाँ ऐसे जी, हाँ। ऐसे ही। हाँ जी। अच्छा। पहले 16 डेज़ 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके, फिर 16 डेज़ नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके, ऐसे 64 डेज़ तो पहले बीच फर्स्ट डिवीज़न में, चली है। जैसे मेरे को फील होता है, देखो पर्सन टू पर्सन हाँ जी, हाँ ओपिनियन जी। डिफर करता है। हाँ जी। जैसे मेरे को लगता था कि अगर मैं 16 डेज मान लीजिए एक पढ़ा और फिर मैं 16 डेज तक, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 16 मोटा पहले 2 मोटा भूल जाएँगे। 48 डेज के बाद दूसरे का नंबर आएगा फिर तो। सर वही है ना, डीटी की क्लास मैंने मेरी लास्ट में थी, तो वो हम्म। मतलब काफ़ी अच्छा मेरे माइंड में बैठा हुआ था डीटी तो। हम्म। और लॉ, डीटी और लॉ मतलब मेरे लास्ट सब्जेक्ट्स ही थे, तो ओके। इसलिए मैंने वो उनका फर्स्ट रिवीजन सबसे पहले रिवीजन करके हम्म। वो मैंने उठाया था। तो मतलब मेरा ऐसा था कि सेकंड रिवीजन में भी तो हमें टाइम देना ही है, तो वो हम्म। फ्रेशन अप सारा हो जाता है। फर्स्ट रिवीजन ओके। में तो ऐसे था कि मुझे जब सेकंड रिवीजन में मैंने टाइम दिया ना फर्स्ट रिवीजन के बाद, हम्म। तो फर्स्ट डिवीज़न के बाद तो मुझे कुछ नहीं आता अभी, ऐसा था कि दोबारा ही करना है, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न बिल्कुल तो स्क्रैच से था सब कुछ। ओके। तो सेकंड रिवीज़न में मैंने वही फिर 2-2 सब्जेक्ट्स करके सेम फर्स्ट रिवीज़न वाला पैटर्न, तो हम्म। उसमें मेरे जो टारगेट था 32 डेज़ का था, पर वो हम्म। एक्सटेंड होके मेरा 40-45 डेज़ मतलब चला गया था। अच्छा, क्या बात है। टारगेट जो आप प्लान करते थे वो अचीव कर लेते थे। हाँ जी ये सर। बहुत बड़ी बात है। आर्टिकलशिप का क्या रोल रहता है? आप क्या मानते हो कि आर्टिकलशिप में जो हम लोग काम करते हैं उसका कितना कंट्रीब्यूशन होती है हमारे रिजल्ट में? सर आर्टिकलशिप का मुझे सीए में यही बात अच्छी लगती है, जैसे कि इंटरमीडिएट तक तो हमें सिर्फ़ पढ़ना ही पढ़ना होता है। हम्म। तो जितना मर्ज़ी पढ़ते रहो, बस उसी के बेसिस पे हमें मार्क्स लेके आने होते हैं। ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद जो आर्टिकलशिप फेज़ है, वो ऐसे लगता है कि एक प्रोफ़ेशनलिज़्म आप में आ जाता है कि भई 10 टू 6 आपने जॉब करनी है, हम्म। तो उसके बाद आपने क्लासेस भी मैनेज करनी है, ठीक उसके है। बाद आपने सेल्फ स्टडी करके सारा कुछ वही सेम मार्क्स आपको फाइनल में लेके आने हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, उससे मैनेजिंग आपकी प्लानिंग जो पावर होती है, वो काफ़ी डेवलप होती है। हम्म। तो मतलब अच्छी चीज़ है वो। मेरी जर्नी सीए जर्नी में इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। आर्टिकलशिप में जो कौन सी सी डिपार्टमेंट में थे? सर मेरा जो फर्स्ट 10 मंथ्स मैंने लूथर एंड लूथर चार्टर्ड अकाउंटेंट से किया न्यू दिल्ली में, वहाँ हम्म। पे मेरा स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन था। हम्म। तो उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र ले ली थी बठिंडा में विजय राजेंद्र एंड कंपनी। ओके। वहाँ पे मेरा मेन डोमेन डायरेक्ट टैक्सेशन था, अच्छा। मतलब उसके अलावा भी मिक्सअप काम होता था वहाँ पे। ओके। ओके। हाँ जी। यानी कि आपने 10 मंथ दिल्ली से किए यस और सर। देन उसके बाद आप अपने उधर यस सर। बठिंडा से। बठिंडा से। अभी ये बठिंडा से आए हैं, ये आप लोग को गाइड करने के लिए कि आप लोग को किस तरीके से गाइड किया जाए ताकि आप लोग का भी जो एग्जामिनेशन में रिजल्ट रहे वो अच्छा रहे। मेरे अब पास अगर। एक क्वेरीज भी आ रही थी टेलीग्राम पे। हाँ, हाँ। वो कह रहे थे कि मैं भी नागेंद्र सर का स्टूडेंट हूँ, तो मतलब बता दो मुझे कैसे मार्क्स लेके आने हैं वो। तो मैं उन सबको ऐसे ही कह रहा था कि मुझे जाना है नागेंद्र सर के पास अभी, हाँ, तो हाँ। मैं वीडियो बनाऊंगा, आप वो रेफ़र कर लेना। तो मुझे भी ऐसे था कि एक बार मैं आपके साथ आके मतलब ये बना दूँ वीडियो, तो मतलब काफ़ी गाइडेंस हो सके। तो चलो बहुत अच्छा, थैंक यू इसके लिए। यस इस सर। मेन चीज़ होता है कि स्टूडेंट को जो होती है ना, जब आप लोग जब अचीवमेंट करते हो और फिर आपकी जो स्ट्रैटेजी होता है जो आप शेयर करते हो उनसे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता है। यस देखो सर। टीचर जो होते हैं वो जनरल वो अपने एक्सपीरियंस शेयर हाँ जी, करते हाँ हैं और जी। हर एक पर्सन का जो एक्सपीरियंस होता है डिफरेंट होते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपने तरीके से हुँ। वो मैच कर जाता है। यस सर। तो चलो ये तो आप लोगों को डाउट अब में नहीं रहना है कि एसएफएम के लेके खास करके कि हम प्रोसेस एग्जैक्टली सेम मेथड को फॉलो करेंगे तभी हमें मार्क्स आएगा, और ये एक बार नहीं है। अभी पास्ट में भी देखोगे तो कितने बार ऑल इंडिया हाईएस्ट जो हमारे स्टूडेंट ला चुके हैं, और वो उस बार हमेशा होता है जब भी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। जैसे इस बार भी देखेंगे तो पोर्टफोलियो यस सर, भरा हुआ उसमें था, भरा हुआ था। पोर्टफोलियो भरा हुआ था और बिल्कुल। देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यस। नहीं था।
बिल्कुल 100% रिपीटेटिव 2 क्वेश्चंस आई थिंक नहीं थे जिसमें बीटा हाँ पोर्टफोलियो जी, हाँ, निकालना था, है वो ना? खुद और वो उसमें खुद निकाल ली। कॉम्बिनेशन जो बनानी थी। सर वो लॉजिक के साथ ही आ सकता है, बिल्कुल वो लॉजिक के बिल्कुल साथ। लॉजिक था तो वही मैंने आज तक उसमें। कभी देखा है, यस सर। जब भी लॉजिकल क्वेश्चन आए ना, हुँ, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स हमारे स्टूडेंट लेके आ जाते हैं। यानी कि ये क्लियर है कि लॉजिकली अगर स्ट्रांग हो, तो मार्क्स आपको मिल जाएँगे, यस सर। है ना? यस सर, इस ट्रू। बार अभी 91 से ऊपर किसी का दिखा है अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं अभी दिखा नहीं सर। दिखा है। और वैसे आपको बता दूँ, जब पास्ट ट्रेंड में भी है, वो इंस्टीट्यूट 1-2 महीने के बाद मेल करता है। अगर आपका ये हाईएस्ट मार्क्स होंगे, तो ठीक आपको है, 1-2 महीने के बाद आपको मेल करेंगे, ठीक और है, फिर आपको कुछ जो होते हैं अलग-अलग अवार्ड आपको जो होते ठीक है हैं सर। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उस टाइम आपको हो सकता है आपको बताएँगे कि ये आपका हाईएस्ट मार्क्स है। ठीक है सर। एक और भी चीज़, आप एग्ज़ामिनेशन टाइम में किसी फैकल्टी का टेस्ट सीरीज़ जॉइन किए थे और आपको वो बेनिफिशियल भी रहा, और रिज़ल्ट के जस्ट बाद उस फैकल्टी ने सारे स्टूडेंट को ये बोला था कि जिसने भी उनका रिवीजन वीडियो देखा हो या टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया हो या कोई नोट्स रेफ़र किया हो, वो सारे स्टूडेंट गूगल फॉर्म फिल करें, और उसी के मुताबिक इन्होंने अपना गूगल फॉर्म भी फिल किया था। उसके नेक्स्ट डे वो फैकल्टी अपने टेलीग्राम चैनल पे ये बोलते हैं कि अब तक के जो उनके हाईएस्ट मार्क्स वाले हर एक पेपर के जो स्टूडेंट हैं, उसमें इनका भी नाम रखा गया और बोला गया कि उनके स्टूडेंट है और उनका 91 मार्क्स लाया गया है। कुछ हमारे स्टूडेंट जिनको पता था कि ये हमसे पढ़े हैं, तो उन्होंने उनके ही टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं कि सर आप ऐसे फेक क्लेम क्यों कर रहे हो, ये तो नागेंद्र सर का स्टूडेंट है। तो वहाँ पे उन फैकल्टी का रिप्लाई ये था कि बेटे देखो, 2 बार भी क्लास लिए जा सकते हैं, क्या पता उनको फर्स्ट पहले वाले टीचर से समझ ना आया हो। तो आपको क्या लगता है, इस तरीके से फेक क्लेम करना या इस तरीके से किसी चीज़ों को प्रेजेंट करना, जो दूसरे स्टूडेंट को ये लगे कि आपने उनसे क्लासेज लेके उनके नोट्स रेफ़र करके आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए हो, उस तरीके से प्रेजेंट करना, ये कितना सही है? मतलब मैंने उनसे यही कहा था कि ऐसे रिजल्ट का स्क्रीनशॉट मैं सब टीचर्स को शेयर कर रहा था तभी। तो मैंने उन्हें स्पेशली लिखा भी था कि आई टुक योर मॉक टेस्ट सीरीज मोटे से एंड ओके। दैट वाज रियली हेल्पफुल। वो हम्म, हेल्पफुल थी भी, मतलब बिल्कुल। सच में वो अच्छी थी और बेनिफिट हुआ भी है मुझे उससे। ग्रेट। पर उसके बाद मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ये शेयर किया हुआ 91 का मतलब क्रेडिट लिया हुआ हाईएस्ट है। मार्क्स, और इतना ही नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें ये लिखा हुआ था कि स्टूडेंट 2 बार भी क्लासेज लेते हैं, हाँ पहले वो टीचर से आपको समझ नहीं आया होगा, यस है ना? वो तो तो मुझे थोड़ा-सा, वैसे मैं इस सब चीज़ों में रहता नहीं, मैं चाहता तो उस टाइम भी मैं वीडियो बना सकता था, यस सर। लेकिन मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलते रहे। मेरा ये मानना है, पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन अगर स्टूडेंट के लिए है, तो वो टीचर है। टीचर को थोड़ा-सा अपना एक ऑनेस्टी को मेंटेन करना चाहिए। अगर आपका स्टूडेंट है तो बोले, अगर आपसे अगर टेस्ट सीरीज़ लिया है तो यही लोगों को बताए कि मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया है, ना कि उसमें ये रिप्लाई करा जाए कि बेटे दूसरे बार भी क्लास लिया जा सकता नहीं है। वो तो गलत ही था सर। हाँ, सेकंड क्लास में तो इमेजिन ही नहीं कर सकता मैं तो, मतलब हाँ, वही चीज़ है। एसवीएम के लिए नहीं। हाँ, तो एक और भी बात है, एसएफएम में आपने ट्रेडिंग किया मार्केट में? सर ट्रेडिंग इक्विटी में किया है मैंने। इक्विटी हाँ में जी, किया हाँ। आपने। तो क्या आप सजेस्ट करते हो कि ट्रेड कर लेना चाहिए 2-4? सर हाँ, ट्रेड कर लेना चाहिए, मतलब अगर छोटी अमाउंट में ट्रेड कर लो, हाँ। मतलब अब तो अभी तो हम स्टूडेंट्स ही थे, नहीं, नहीं, तो बिल्कुल, लॉस बिल्कुल। इतना बियर नहीं, भी नहीं, नहीं कर बिल्कुल सकते हैं। नहीं, ट्रेडिंग जब वो ज़्यादा करने लग जाएँगे, तो हाँ, फिर तो वो वो तो आदत, एडिक्शन हो हाँ जी, जाएँगी, हाँ। आदत हो जाएँगी, फिर उनकी जो न वो जो अपने सिलेबस से या अपने पढ़ाई से डाइवर्ट होके हाँ फिर जी, उधर हाँ, टाइम वो दे, उधर जैसे टाइम देने जैसे लगते आज के रेट पे मैं खुद ही, हैं। हाँ जी। मुझे पता है कि मैं अगर ट्रेड लूँगा, तो मैं हुँ, 10 में से 8 ट्रेड में प्रॉफ़िट कर सकता हूँ। यस सर। लेकिन मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम है मैं खुद जब ट्रेड ले लेता हूँ, तो हुँ, मैं फिर कुछ नहीं कर पाता हूँ। ना यस मेरा सर। कोई क्लासेस का, ना किसी स्टूडेंट का क्वेरी देख पाते, क्योंकि 9:15 टू 3:30 मेरे को सिर्फ स्क्रीन पे रहना होता है। यस तो सर। जब टीचर के साथ ये हाल होते हैं, तो हाँ स्टूडेंट जी का तो सर। और होगा कि आप कहाँ से पढ़ पाओगे। हुँ, तो मैं खुद ही कहता हूँ कि ट्रेड नहीं करना है, लेकिन 1-2 बार ट्रेड कर लेने से यस क्या सर। उससे आपको लगता है कि सच में बेनिफिट होता है आपके सर कोर्स कंटेंट में? सर बेनिफिट होता है मुझे लगता है, जैसे जैसे मैंने अभी आपकी क्लासेस ली थी, उसके बाद मैंने इंटरडे स्टार्ट किया था। तो इंटरडे ऐसा नहीं था कि मैं रोज़ ही कर लेता था, जैसे भी ब्रेक डाउन और हुँ, ब्रेकआउट हुँ। में जो भी होता है, तो वो मैंने किया था इंटरडे में, 2 बार किया था और ओके, दोनों बार वो प्रॉफिट ही था। ओके। लकीली वो प्रॉफिट ही था। जो और उसके बाद मैंने मतलब इंटरडे नहीं किया, क्योंकि वो आप जैसे कह रहे हो कि स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, वो सच में वो इंटरडे में भी बैठना पड़ता ही है सारा दिन। तो मेनली ये है कि उनके जो टर्म्स वगैरह है ना, हाँ जैसे जी। आज के रेट पे मैं देखता हूँ डेरिवेटिव वगैरह में, कि कोई चीज़ बाई करना है, सेल करना है,
इवन स्क्वायर अप तक का मतलब नहीं पता होता है, हाँ। हेजिंग तक को उन्होंने वो चीज़ों को जो हेजिंग जो प्रैक्टिकली एक बार ट्रेड ले लेते हैं, ये सर। उनको पता चल जाता है कि हेजिंग का क्या मतलब है। हम बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बहुत बार हम कहते हैं जैसे मार्केट नीचे जा रहा है सेल करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं सर नीचे जा रहे तो हम क्यों सर? खरीदेंगे ना, हाँ जी। खरीदेंगे, नीचे जा रहे तो सस्ता है ना खरीदेंगे। यस वो सर। यही नहीं समझ पाता है कि एंट्री वाले पॉइंट को हम कहते हैं कि एक्शन हाँ जी, लेना, हाँ। एक्शन लेना यानी कि एंट्री करना और एग्जिट करना, ये सब चीज़ों का डिफरेंस ना समझ होने की वजह से डेरिवेटिव वगैरह में अच्छे बच्चे मार्क्स नहीं ला यस पाते हैं। सर। और यही रीजन है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए आप लोग को ट्रेड नहीं करना है, लेकिन एक दो ट्रेड डाल के एटलीस्ट बाई सेल स्क्वायर अप ये यस सर। टर्म्स वगैरह समझ लेने से क्या होता है आपको हेल्प होता है, जो मुझे लगता है। बहुत हेल्प होता है सर। जैसे अभी पुट कॉल की चीज़ है, वो पुट कॉल मुझे नहीं लगता कि जब तक आप स्टॉक मार्केट में देखोगे नहीं, वो सीई पीई आप समझ पाओगे। बिल्कुल। वो जैसे अपने क्लासेस में भी जैसे आपने ज़ीरोधा ब्रोकरेज पे आप करवाते हो ना ट्रेड वगैरह, हम्म, तो तभी उसके बाद मैंने जैसे मैं सिर्फ देखता था, कॉल पुट कभी मैंने ट्रेड नहीं किया अपनी स्टूडेंट लाइफ में। ग्रेट। तो वो देख के मैं चार्ट्स वगैरह जब ऑब्जर्व करके उसमें काफ़ी मतलब हेल्प मिलता है उस चीज़ का। वो सीई पीई समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और फ्यूचर्स वगैरह समझने के लिए जैसे अंडरलाइंग स्टॉक के साथ वो फ्यूचर कैसे मूव कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ ऑब्जर्व की थी मैंने। वो मतलब हेल्प होता है तो काफ़ी। यही रीजन है कि मैं हमेशा रहता हूँ कि मैं जब भी कोई चीज़ कराता हूँ तो मेरा अप्रोच ये रहता है कि मैं उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को यस सर। लिंक करूँ ताकि हाँ। वो माइंड में आपके जाके सेट हो जाते हैं, क्योंकि विजुअली जब कोई चीज़ों को देखते हैं यस तो सर। उससे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आते हैं। और आई थिंक यही रीजन है कि एसएफएम लोगों को इंटरेस्टिंग हो जाता है यस शायद, जो सर। मुझे लगता है ना। ऐसे हाँ जी, हाँ। ओके। तो कोई एक ओवरऑल स्ट्रेटजी आप अगर बच्चों को सजेस्ट कर पाएँ कि मई 2023 में या जो आगे जो अपीयर होने वाला है, उसको एक ओवरऑल एक स्ट्रेटजी की रैंक के लिए प्रिपेयर करना हो, या कुछ सारे पेपर जो बोथ ग्रुप दे रहा है उनके लिए एक होता है ना एक ओवरऑल व्यूज़ देना कि हाँ इस जी, हाँ। तरीके से आप प्लान कर लीजिए, आप पढ़ने का स्ट्रेटजी बता दीजिए आज उन लोगों को। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर दिमाग में आप रैंक रखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आ जाएगा, क्योंकि वो रैंक यानी का कि अलग से प्रेशर बनता रहेगा दिमाग पे। ग्रेट, ये मैं भी कहने वाला था कि यस सर। प्रेशर में मत करो, हाँ। आप करते जाओ, हाँ, है वो ना? हाँ, गीता में अपने भी आप। कहते हैं ना, यस सर। आप बस कर्म करो, हाँ, फल की बाकी इच्छा मत भगवान करो, जो भरोसे। होना है ऊपर के छोड़ दो। यस सर। ग्रेट। तो मतलब सीए में मुझे ऐसे लगता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस इन सीए एग्ज़ाम्स। तो अगर कंसिस्टेंसी पढ़ते रहोगे, अगर मेरे मतलब मेरे टाइम पीरियड में भी आते थे बैड डेज़, तो सब आते ही हैं। विदिन 10 डेज़ या विदिन 7 डेज़ मतलब आते ही आते थे मेरे वो जो जब होता है ना कि पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसे ऐसा भी मन करता है कि भई छोड़ दो सीए, कि क्यों इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं हम। तो तब मैं क्या करता था कि नेटफ्लिक्स वगैरह देख लेता था तब। ओके। यूट्यूब, वेब सीरीज़ वगैरह सब कुछ देखी है मैंने। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में तो कुछ ज़्यादा ही देखी है मैंने। पेपर टाइम पे? पेपर नहीं, मतलब ये सेल्फ स्टडी टाइम पे। अच्छा, सेल्फ सेल्फ स्टडी स्टडी टाइम टाइम, पे। पेपर टाइम पे तो नहीं। ओके। सेल्फ स्टडी टाइम पे बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देखी हैं। तो मतलब उससे क्या होता था कि एक दिन जब मुझे लग गया कि आज नहीं पढ़ने का मन करेगा, वो हम्म सारा खराब होगा ही होगा मेरा। हम्म। तो तब मैं बुक्स को साइड पे रखे, मतलब लैपटॉप सामने रखे, एंटरटेनमेंट फुल चलता था। तो ताकि ऐसा है कि अगले दिन जब आप पढ़ने बैठो तो फ्रेश स्टार्ट हो आपका, और ओके माइंड में चीज़ें अपने आप जाती रहें। ओके। तो वो ये कि कंसिस्टेंसी रखोगे अगर, तो हो जाएगा सीए। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब डिफ़िकल्ट है, इतना ऐसा भी नहीं है कि 10 से भी ईज़ी है ये। तो मतलब क्या हो बात है। जाएगा वो। ओके। अच्छा, सोशल मीडिया से कितना अटैच थे आप? सर सोशल मीडिया मेरा बिल्कुल डिटैच था। मतलब वो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब कुछ मेरा अनइंस्टॉल था। हम्म व्हाट्सएप मेरा चलता था, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ हम्म इंटरेक्शन वगैरह करनी होती है, और हम्म। टीचर्स वगैरह के साथ डाउट्स वगैरह पूछने होते हैं। ओके। इसके अलावा इसके अलावा मेरा क्या था कि मैंने अपना जो ये एंड्रॉयड फ़ोन है, ये हम्म। तो मैंने नीचे रखा हुआ था अपने पेरेंट्स के पास। इसमें ओके। से सिम निकाल के मैंने छोटा फ़ोन रखा हुआ था अपने पास। ग्रेट, क्योंकि सुन कॉल्स लीजिए आप लोग, ये वगैरह बहुत काम किए हैं। यस, कॉल्स वगैरह मुझे इतने आते नहीं है, और अगर डाउट वगैरह होता है तो फ्रेंड को कॉल करना होता है, तो हाँ, इसके लिए मैंने फ़ोन अपने पास रखा हुआ था। ओके तो ओके। जब भी नीचे जाता लंच डिनर वगैरह के टाइम, हम्म अगर कोई क्लासेस वगैरह देखनी है यूट्यूब पे, तो वो लैपटॉप था मेरे पास। हम्म तो लंच डिनर के टाइम में नीचे जाके जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह चेक हम्म। करने होते हैं, वो वाईफ़ाई था हमारे घर पे, ओके। तो वो एंड्रॉयड पे चेक कर लेते थे। ऊपर आके फिर अपना वही सेल्फ स्टडी स्टार्ट। यानी कि एक टाइम फ्रेम बना टाइम लिया हाँ कि जी, चलो हाँ। इस टाइम में हम जितने भी है वो सारा चीज़ चेक कर लेंगे, बाकी यस सर। हमें स्टडी में। तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है, नहीं तो अदरवाइज देखते हैं आज के रेट पे, जैसे कभी हमें ही होता है कि हमें बैठे हैं, थोड़ा देर के लिए कुछ करने गए, यूट्यूब पे गए या कहीं पे गए, पता चला लो हम जब मोबाइल को रखे तो हाफ एन आवर तो वैसे ही जा चुका है। यस सर। ये जब हमारे साथ हो सकता है तो आप लोग के साथ भी आराम से हो आराम सकता है। से तो सर। सबसे पहला वही चीज़ है कि ना हमारे सामने रहेगा ना दिक्कत आएगी, आप हाँ जी, उसको हाँ। हटा ही दो, साइड ही कर दो, यस सर। ज़्यादा बेटर है मेरे यस। हिसाब से। अच्छा, एक और भी चीज़ मैंने देखा है, एग्जामिनेशन टाइम में स्टूडेंट का तबीयत बहुत ख़राब होता है, जो हाँ जी। मैंने अपने पर्सनली देखा है, क्योंकि जब वो बाहर से स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे रहते हैं, हुँ।
एग्ज़ामिनेशन टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं सर फीवर हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रहा है। तो जैसे बहुत बार मैंने इस चीज़ों के लिए सबको बोला हुआ है कि देखो प्रेशर जब हमारे माइंड में स्ट्रेस होती है तो तबीयत भी ज़्यादा ख़राब होता है। यस सर। तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर डाइट और लेना और उस चीज़ों का आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। हुँ। आपने किस तरीके से इसको मैनेज किया? सर मेरा ऐसा था कि जब मैं आर्टिकलशिप पीरियड में तो मैं पीजी में रहा हूँ बठिंडा में। ओके। तो वहाँ पे तबीयत मेरी मोस्टली ख़राब रहती थी, क्योंकि खाने वगैरह की वजह से या कुछ और टर्म्स की वजह से ख़राब रहती थी वो। हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसा था कि सेल्फ स्टडी तो मैं घर पे जाके करूँ। ओके। तो घर पे जाके बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई मई से लेके अक्टूबर तक। अक्टूबर एंड में पोल्यूशन से एलर्जी है मुझे, तो वो दिवाली के टाइम पे जब एफआर का पेपर था, एफआर के 7 डेज़ पहले वो तब तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, बुखार वगैरह। ओह! तो ओह! माइंड में वो स्ट्रेस भी बन गया, तो रोना भी आता है उस टाइम पे कि इतनी मेहनत सारी ख़राब ना हो जाए। हुँ, हुँ। तो वो होता है ना कि अगर फैमिली पास हो, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि आप जब पीजी में थे, हॉस्टल यस में सर। थे तो उस टाइम आपका उतना हाइजीनिक शायद यस सर, नहीं था। खाना नहीं मिल पाते होंगे। घर पे जब आपका सब यस कुछ सर। आपके घर के मम्मी हाँ के जी, हाथ हाँ। के जब खाना मिली तो फिर यस है सर। ना? वो तो आपका हेल्थ तो ठीक होना ही है। यस। फैमिली का कितना रोल रहते हैं, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह का इस सब चीज़ों में? सर मेरी इस जर्नी में जैसे सेल्फ स्टडी के टाइम पे तो फैमिली का मेरा कुछ ज़्यादा ही रोल है। हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरा सेक्रीफाइस है इसमें उतना मेरी फैमिली का सेक्रीफाइस है। हुँ, हुँ। मेरी एक सिस्टर है रूपांशी, हुँ, हुँ। तो उसने मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही किया है, मतलब इतना इतना मैं नहीं इमेजिन करता था। उसने हुँ, हुँ। मतलब अपना रूम उसने मुझे दिया सेल्फ स्टडी के लिए, मतलब ग्रेट। उसे इतना विश्वास था कि इस 6 मंथ्स में हो जाएगा, दोबारा नहीं रूम देना पड़ेगा उसे मुझे। ओके, ओके, ओके। यस सर। तो मतलब उसने जैसे मेरा ब्रेकफास्ट ऊपर ही आ जाता था, हुँ, हुँ। वो भी दीदी लेके आ जाते थे या फैमिली का कोई भी मेंबर, इसे कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने सब कुछ किया है वो कि मैं 6 मंथ्स अच्छे से पढ़ सकूँ, और हुँ, हुँ। उन्हीं की बदौलत है ये कि मैं हुँ, हुँ। इतना अच्छा रैंक लेके आया हूँ। उसके अलावा जैसे फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत छोटा छोटा फ्रेंड सर्कल है। जैसे एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रियांशु, तो उसका भी अभी मई में अटेम्प्ट है नेक्स्ट। ओके, तो जब भी डाउन होता था तो उससे बात कर लिया कभी। तो ओके, वो तो एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। ओके। बस इसका जो भी मतलब रैंक के लिए जो भी श्रेय देना चाहता हूँ मैं, मतलब यही मेरे फैमिली एंड ये फ्रेंड्स। फैमिली के साथ रहने के साथ जो बहुत बार रेस्टोरेंट वगैरह का ये भी रहता है कि सर गेस्ट वगैरह आ जाया करता है, बहुत डिस्टरबेंस होती है। यस। कॉल करते थे सर मैं घर पे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, क्या लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ? क्योंकि गेस्ट वगैरह आ जाता है उसमें 1-1 2-2 घंटे ऐसे ही निकल जाता है। फिर जब माइंड जब डाइवर्ट होती है तो फिर पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने में फिर 1-2 घंटे लग जाता है। यस सर। आपका क्या मानना है इसमें? सर मेरा क्या था कि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था रूम, हुँ, वो हुँ। बिल्कुल सेपरेट था। ओके, पेरेंट्स को मैंने बोल रखा था कि ना तो आपने जाना है कहीं, ना ग्रेट, किसी को आने के लिए देना है। ओके, तो फिर भी अगर कभी गेस्ट वगैरह आ गए तो उन्हें बोल रखा था कि ये पढ़ाई कर रहा है ऊपर, अगर इसको ठीक लगे तो वो नीचे खुद आ जाएगा, ग्रेट। आपको मिल लेगा। हाफ एन आवर से ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि मैं मिलता था उनसे। हुँ, हुँ। तो फिर से अपना वही रूटीन फॉलो करना। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं इन सब चीज़ों में फैमिली का बहुत बड़ा फैमिली रोल का होता बहुत है। बड़ा रोल है सर इसमें, क्योंकि अगर फैमिली समझ गई तो मतलब बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आगे क्या प्लान किया है अब? आगे सर मैंने इंडस्ट्री वगैरह ही ज्वाइन करने का प्लान किया अभी तो। ओके, जॉब वगैरह ही करनी है। जॉब करनी है। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत-बहुत बधाई हो। आगे बहुत आगे बढ़िए, थैंक यू बहुत सर। अच्छा कीजिए। गुरु का जो ब्लेसिंग्स होते हैं वो सर हमेशा आपका रहते ही है हैं, है ना? सर। थैंक यू सर, थैंक यू।